हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी आपके कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेकर आई हूँ आपका सब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन। नहीं, इससे पहले की वीडियो में मैं लेकर आई थी आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर था, जो बिहार बोर्ड द्वारा आपको दिया गया है आपके साइट पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था जब मैं आपको बता रही थी इसके बारे में। तो आपने वहाँ से देखा होगा, और इससे पहले की वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन बताए आपको, वह भी आपने ज़रूर देखा होगा, या नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज इस क्लास में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप देखेंगे किस तरह से हमें उसे करना है। नहीं तो ये देखिए, इससे पहले की वीडियो में ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, और आज हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने 100 प्रश्न देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका खंड व विषयनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसमें आप क्या गलतियां करते हैं और क्या छूट जाता है। आपको बोर्ड में अगर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको उन गलतियों को हटाना होगा। ठीक है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका जो पैटर्न है, आपने टर्मिनल एग्ज़ाम दिए, आपने प्री बोर्ड दिया, तो उसमें प्री बोर्ड का मतलब ही होता है कि बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसका प्रारूप। तो आपने प्री बोर्ड में देख लिया है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, और ये मॉडल सेट पेपर भी जो है वह उसी रूप में बनाया गया है। तो ये आपको पूरा हेल्प करता है आपको आपकी पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न आता है, तो उसके पहले प्रारूप में आपको गद्यांश से प्रश्न आते हैं, यानी अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज में आप देख लीजिए, यहाँ जो आपके प्रश्न हैं, एक मिनट, यहाँ देखिए, आपका एसआईएल हिंदी जो हमारे उर्दू के बच्चों का है, और आपके मेन हिंदी के बच्चे का भी ऐसा ही सेटअप होता है। तो यहाँ पर गद्यांश जो विषयनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपको आता है, आपको 2 गद्यांश मतलब 4 गद्यांश दिए रहते हैं, और उसमें से आपको 2 करना होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से मेरी बातें सुनिए। जो बच्चे गलती कर देते हैं, इवन कि मैंने जो क्या कहते प्री बोर्ड्स के कॉपी जांचे, उनमें भी बच्चों में मैंने देखा कि उनकी भी कुछ गलतियाँ हुई है। तो क्या गलतियाँ है उसको ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर जैसे पहला है, विषयनिष्ठ प्रश्न में पहला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है भाई, मैंने पढ़ लिया। अब इसमें देखिए, क और ख करके 2 गद्यांश हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई एक बनाना है। समझ में आ गया। और जो दूसरा प्रश्न है फिर आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को बनाना है, तो उसमें भी आपको एक बनाना है, क या ख। बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने देखा कि जो आपका गद्यांश है, ये 4 क्वेश्चन वो देख लेते हैं कि चलो भाई गद्यांश का 4 प्रश्न है, क ख करके, तो कोई 2 बना लो। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। पहली गलती आप यहाँ कर जाते हैं। आप जो देख रहे हैं हमारी वीडियोस, जो भी बच्चे देख रहे हैं, वो ये गलती नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा बुरा लग जाएगा कि नहीं हम तो ये नहीं करते। लेकिन लगभग 30-40% बच्चों ने ऐसा किया है। तो ये बात मैं उसके लिए बता रही हूँ। तो वो नहीं करना है। 1 नंबर से एक गद्यांश बनाना है, चाहे क चाहे ख, और 2 नंबर से एक गद्यांश बनाना है, चाहे क चाहे ख। ये पहला सजेशन। दूसरा सजेशन है कि ये जो गद्यांश वाला पेपर होता है बेटा, वह आपके आईक्यू को चेक करता है। आईक्यू चेक मतलब कि आप
कैसे आंसर करते हैं। आपको बड़ा आसान लगता होगा कि भाई गद्यांश दिया हुआ है, उसी के अनुरूप प्रश्न पूछा जा रहा है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, आंसर तो इसी में है। लेकिन नहीं, आप गलतियां क्या कर जाते हैं, एक पंक्ति का आंसर आप 3-4 लाइन जोड़ देते हैं, यानी सेम टू सेम आप गद्यांश की पंक्तियां उठाकर रख देते हैं, उसके पहले की भी पंक्ति और उसके बाद की भी पंक्ति, वो आपको नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर गद्यांश आपने पढ़ लिया। पहला प्रश्न है, कवि भूषण ने किस प्रवृत्ति को अपनी कविता में प्रमुखता दी है। तो यहाँ पर देखिए, भूषण ने युगीन प्रवृत्ति से अलग वीर रस को अपनी कविता में प्रमुखता दी है। तो आपको ये लिखना है, कवि भूषण ने वीर रस को अपनी कविता में प्रमुखता दी है। ये युगीन प्रवृत्ति से अलग ये आपको नहीं करना है। यहीं पर चेक होता है बेटा कि बच्चा प्रश्न को कैसे समझ रहा है, आंसर कैसे कर रहा है। नहीं, आप क्या करते हैं, ये पंक्ति भी आपने दे दिया, सेकंड लाइन भी दे देते हैं, वे शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहे, यानी आपको बीच के इधर का भी आपने लाइन जोड़ दिया, इधर का भी लाइन जोड़ दिया, वो आपको नहीं करना है। कवि भूषण किनके आश्रय में रहे, तो कवि भूषण एकदम जैसे प्रश्न वैसे जवाब, कवि भूषण किसके आश्रय में रहे, शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहे। आगे कोई पंक्ति नहीं, वो किस रस के थे, किसको प्रमुखता दी, आगे की कोई पंक्ति नहीं लिखनी है। कवि भूषण किनके सगे भाई के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं, अब ये पूछा जा रहा है तो उसी का नाम लिखेंगे। जैसे देखिए, कवि भूषण अपने युग के 2 प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि तथा मोतीराम के सगे भाई के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यही इतना ही आंसर करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ। कवि भूषण रचित ग्रंथों के नाम लिखे, नहीं तो कवि भूषण द्वारा रचित ग्रंथ ये हैं, जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, बस इतना ही आंसर होगा। भूषण के काव्य की क्या विशेषता है, तो अब देखेंगे विशेषता कहाँ बताई जा रही है। अपने युग के युद्ध और आक्रमण जैसी परिस्थिति ही उनके अनुभव जगत का आधार है, ये पंक्ति नहीं लिखनी है। भूषण की कविता ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणिक है। भूषण के काव्य में तथ्य, भाव और भाषा का सुंदर संयोग है, यानी भूषण का जो काव्य है उसमें तथ्य, भाव और भाषा की सुंदरता ही उसकी विशेषता है। ये आंसर होगा। क्लियर हो गया, यानी प्रश्न जितना पूछा जाए आपको वही आंसर करना है। मैं यहाँ आपको ये हिंट कर रही थी, ना पहले की कोई पंक्ति ना आगे की कोई पंक्ति आपको लिखनी है। अब सेम सब में वही चीज़ होगा। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर आप पढ़ के खुद से आंसर करिए और मुझे कमेंट में लिख कर दिखाइए कि मैंने ऐसे आंसर किया, या सही है या गलत है। तो इससे क्या होगा कि आप कि उस मतलब कि उस जिस टाइप के प्रश्न पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। मैं बता दूंगी तो आप सुन लेंगे, कहेंगे हाँ चलो हो गया। अब इस अवतरण को, जो 3 अवतरण यहाँ पर मैंने छोड़ दिए, एक का बताया मैंने, उसको पढ़ के आप आंसर देने की कोशिश करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे भेजिए, मुझे बताइए कि मैंने ऐसे आंसर किया, सही है ना। तो और आप नहीं भी भेजते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ ये मैंने सही किया, मैम के बताया अनुसार किया, तो वो भी आपको ठीक है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश वाला पेपर यहाँ पर आपने देख लिया। तीसरा जो प्रश्न है उसी तरह से आप प्रश्न बनाइएगा जैसे मैंने बताया। तीसरा यहाँ प्रश्न है, आप देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। ध्यान से सुनिए बेटा, ये बोर्ड का एक बहुत ही स्पेशल फैक्टर है जो आपको समझना है। नहीं, क्या फैक्टर है ये समझिए। अब आपको निबंध आया, आपको निबंध के टॉपिक भी दिए हुए हैं कि क्या शीर्षक से आपको निबंध लिखना है। कोई एक निबंध लिखना है। आप देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, यानी 5 निबंध में आपको एक निबंध करना है। तो आप इसमें क्या ध्यान देंगे और इसमें भी आप क्या गलतियां करते हैं उसको ध्यान से सुनिए। अब कोई एक
जिस जिस टॉपिक पे आपको पूरी पकड़ हो, यानी पूरी जानकारी हो, अच्छे से जानकारी हो, उसी निबंध को आप चुनिए। मैंने इम्पॉर्टेंट निबंध के रूप में भी आपको दिया हुआ है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट निबंध हैं वो आप मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे इस मॉडर्न पेपर में सेट किया गया है समाचार पत्र, गणतंत्र दिवस, वृक्षारोपण, संचार क्रांति, नहीं, छात्रा और अनुशासन। तो इसमें से आपको जो भी आता है, ठीक है, पहले हम उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद इसका चुनाव करने के बाद हम देखेंगे कि हमको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे देखिए समाचार पत्र है आपका, तो ये जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना बेटा, वो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है। कि जैसे समाचार पत्र, तो समाचार पत्र की भूमिका मतलब परिचय, उस टॉपिक का साधारण परिचय कि क्या है। और मैंने आपको बताया है निबंध के बारे में, आप व्याकरण सत्र में जाके देखिएगा, निबंध का क्या मतलब होता है, बंधा हुआ, यानी जो टॉपिक दी गई है एकदम खूब सुंदर बंधे रूप में उसका परिचय। तो उसमें ये सब पॉइंट होते हैं जो उस टॉपिक के बारे में जानकारी को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया जाता है। तो ये आपके बोर्ड लेवल में आपको ये सुविधा दी गई है कि उसका पॉइंट आपको दिया गया है, उस पॉइंट को आप लिखते हैं तो आपका निबंध पूरा हो जाता है। और समय शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान रखना है। 250 से 300 शब्द है तो 250 तो कम से कम होना ही चाहिए, और 300 तक जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि छोटा सा लिख देते हैं, 100 150 शब्दों का, 200 शब्दों का। तो कम से कम 250 शब्द निश्चित होने चाहिए। उसके बाद 250 से 300 शब्द भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 300 से 302, 304, 5 जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना माफ़ है। इतना आपको लिखना है। अब देखिए जैसे समाचार पत्र, भूमिका मतलब परिचय। और किसी भी निबंध को एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको कि अगर व्यक्तिगत निबंध है, जैसे आपके प्रिय नेता, आपके प्रिय कवि, आपके प्रिय शिक्षक, आदर्श नेता, नहीं, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, या आपके महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई भी व्यक्तिगत निबंध है तो वो कौन थे, नहीं, उनको लोग क्यों पसंद करते हैं, उनका किस क्षेत्र में क्या विशेषताएं थी उनकी, वो लिखना है। और अंत में आप उनको क्यों पसंद करते हैं, या अंत में उनका सार कि लोग उनको क्यों पसंद करते हैं। और टॉपिक मतलब वस्तु वाला निबंध है, जैसे समाचार पत्र या डेट का कोई नियम है जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है उसके बारे में, तो उससे भी आपको 4-5 प्रश्न पूछने हैं। क्या है, क्यों, कैसे, क्या है, क्यों मनाते हैं या क्यों उसका उपयोग करते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसे उसका उपयोग होता है, या फिर और कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब वस्तु के रूप में टॉपिक है तो कैसे, उससे क्या लाभ हानि, उससे उसकी क्या उपयोगिता, उसका क्या महत्व, जो कि आपको नॉर्मली आपके बोर्ड लेवल में ये दिया रहता है टॉपिक। तो इस तरह से आप 5-6 प्रश्न पूछेंगे और उसी तरह से आप निबंध की तैयारी भी करिए, तो आपकी तैयारी निबंध के रूप में एकदम मजबूत हो जाएगी। जैसे समाचार पत्र भूमिका, अब भूमिका में यानी परिचय देना है उसका। समाचार पत्र क्या है, नहीं, समाचार पत्र क्या है भाई, वह हम नाम से ही पता चल रहा है, विभिन्न प्रकार के समाचारों को हम या लोगों तक पहुंचाने का एक साधन है। नहीं, अब क्या है, लोकतंत्र का प्रहरी है वो, प्रहरी मतलब रक्षक, लोकतंत्र जो लोगों का शासन है, लोकतंत्र के लिए वो प्रहरी कैसे है, तो यहाँ पर यानी उसकी उपयोगिता पूछी जा रही है, नहीं, कि प्रहरी के रूप में समाचार पत्र कैसे अपनी भूमिका निभाता है, कैसे अपना रोल निभाता है। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र का प्रहरी है, क्योंकि समाचार पत्र कम मूल्य में हर जन तक पहुंचने वाला एक साधन है, और इसमें हर तरह की जुड़ी हुई जानकारियां, हर प्रकार के जो समाचार है हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो छोटे से बड़े स्तर तक लोग इसे पढ़कर क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के समाचारों को, चाहे वह लोकल हो चाहे विस्तृत क्षेत्र का हो, हर समाचार पत्र का अपना अपना क्षेत्र होता है,
नहीं कि लोकल छापेगा कि और भी किस किस जगह का दिखाएगा, विश्व स्तर पर भी, लोकल स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, हर तरह के समाचार, खेल से संबंधित, नौकरी से संबंधित, नहीं रोजगार से संबंधित सारे उसमें न्यूज छपे होते हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रहरी है। समाचार पत्र की उपयोगिता, क्या उपयोगिता है भाई? बहुत सारी उपयोगिता है। एक तो समाचार हमें ज्ञात हो जाता है, विश्व की सारी जानकारियाँ मिल जाती है, लोकल जानकारियाँ मिल जाती है, नहीं और बाद में कहते हैं पेज के रूप में भी हम उसका उपयोग करते हैं अपने सामान्य उपयोग में। उसकी हमने उपयोगिता बता दी। तो आपको पॉइंट देकर ही निबंध लिखना है। जो पॉइंट आपको दिए गए हैं उसी को आपको डिटेल करना है और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए। समाचार पत्र कल और आज, कल किस रूप में थे और इसमें ये जानकारी हासिल करनी है समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ, प्रमुख कौन से समाचार पत्र आपके बारे में आप जानते हैं, कल उसका रूप कैसा था, आज वो किस रूप में है, नहीं इस तरह को आपको दिखाना। उपसंहार यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष कि समाचार पत्र हमारे लिए उपयोगी है, किस रूप में उपयोगी है और क्या महत्व है। 2 से 3 लाइन में निष्कर्ष बताते हुए हम उसकी समाप्ति करते हैं। ठीक है। उसी तरह बाकी सारे निबंध में भी आप देख लीजिए, आप जो भी निबंध चुनते हैं उसी का टॉपिक लिखना है। उसके नीचे उसका टॉपिक मतलब पॉइंट दिया हुआ है, आपको वही लिखना है। जैसे गणतंत्र दिवस में भूमिका यानी गणतंत्र दिवस क्या है उसका परिचय देना है, उसका क्या इतिहास है, क्यों मनाते हैं हम, किस समय से मनाते हैं ये देखना है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे लिए क्या महत्व है, और उसके बाद उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष, गणतंत्र दिवस में मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, ये देश के प्रति हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा मौलिक कर्तव्य है। इस तरह से दर्शाते हुए हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए वृक्षारोपण है, उसमें भी सेम वही बात है। भूमिका यानी उसका परिचय, वृक्षारोपण क्या है, नहीं बहुत बड़े स्तर पर वृक्ष का रोपण करना, वृक्ष को लगाना, या वृक्ष को लगाना ही क्या कहलाता है, वृक्षारोपण कहलाता है। तो वृक्ष की क्या महत्ता है, तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि वृक्ष की क्या महत्ता है, उससे क्या लाभ है ये भी हम जानते हैं। तो उसमें वो दर्शाना है। कटाई से हानि, वृक्ष को लगातार जो काटा जा रहा है अपने उपभोग के लिए, उससे हानि क्या हो सकती है। तो महत्ता क्या है, तो उसका ऑपोजिट होगा तो वह क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। अंत में उसका कंक्लूजन। तो इस तरह से बेटा आपको अपना निबंध लिखना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह की जो निबंध हैं वो मैं आपको दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसके अलावे जो भी मैंने इम्पोर्टेंट निबंध के रूप में आपको दिया है वह भी आप निश्चित रूप से लिख लीजिए। अब देखिए ये गणतंत्र दिवस पर निबंध मैं लेकर आई हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हो गया। तो आपको देखते चले जाना है कि निबंध कैसे लिखता है और आपको उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलते जाना है। अब यहाँ पर देखिए समाचार पत्र, प्रस्तावना, सूचना, स्रोत आप लेते चले जाइए, नहीं स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए इसका। आप समाचार पत्र में लोकतंत्र की क्या भूमिका है, अब वृक्षारोपण का महत्व और लाभ, प्रस्तावना यानी उसका परिचय, ये देखिए आप। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लेते चले जाइए। ये संचार माध्यम है, उसमें उसका क्या महत्व है ये देख लीजिए, उद्देश्य क्या है इसके, उसकी क्या परिकल्पना है। तो जो पॉइंट आपको दिख जाए उसमें से आपको लेते चलना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे लिख लीजिए इसको निष्कर्ष के रूप में। निष्कर्ष आपका, अब देखिए छात्र और अनुशासन, देख लिया आपने। यहाँ पर छात्र और अनुशासन से संबंधित यहाँ पर देख लीजिए, प्रस्तावना, अनुशासन का महत्व, अनुशासन की जड़ें, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और यहाँ से आपको उसके विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी जीवन का महत्व, छात्रों में अनुशासनहीनता, ये आप देख लीजिए।
ठीक है। यहाँ पर अनुशासनहीनता को दूर किया जा सकता है और उसका फिर कंक्लूजन देख लिया आपने। यहाँ पर देखिए, अच्छे से देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर हमने निबंध से संबंधित बातें जानी और हमने देखा, ये भी देखा कि कैसे आपको यहाँ पर आंसर करना है, और विषय वस्तु की जानकारी मैंने आपको शॉर्ट में दिखाई, जो कलेक्शन मैं लेके आई उसको भी आपने देखा। अब चौथा प्रश्न है कि या तो पत्र या आपका क्या आता है, या तो आवेदन पत्र आएगा या व्यवहारिक पत्र आएगा, ये निश्चित है। तो आपको दोनों की तैयारी करनी है, नहीं यानी आवेदन पत्र भी और आपको क्या तैयार करना है, व्यवहारिक पत्र भी। व्यवहारिक पत्र हम पिता को लिखते हैं, माता को लिखते हैं, अपने संबंधियों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को लिखते हैं। और आवेदन पत्र हम किसे लिखते हैं, अपने उच्चाधिकारी को। तो हमारे विद्यार्थी के रूप में आपके उच्चाधिकारी कौन कौन हो सकते हैं, आपके प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, आपके वर्ग शिक्षक हो सकते हैं, नहीं आपके क्या कहते हैं वर्ग शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए, और आप विद्यार्थी के साथ साथ एक नागरिक भी हैं, है ना, देश के नागरिक भी हैं। तो उसमें से आपके उच्चाधिकारी कौन कौन हुए, नगर निगम अधिकारी, मुखिया, नहीं सरपंच, पुलिस अधीक्षक आदि आदि। तो उनको भी हम अपने जो लोकल समस्याएं होती है, पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड मरम्मत के लिए, चोरी चकारी के लिए, कुछ दुर्घटना घटने पर, तो इन सब अधिकारियों को भी एज ए नागरिक हम आवेदन पत्र लिखते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में मुख्यतः आपको प्रधानाध्यापक या नगर निगम अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या मुखिया, इस तरह के आवेदन पत्र आपको लिखने आते हैं। तो आवेदन पत्र का प्रारूप सब में एक जैसा ही होगा। यह हमारा औपचारिक पत्र है, तो कुछ औपचारिकताएं निभाई जाती है, फॉर्मेलिटीज, नहीं कि किस तरह से लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, अगर पुलिस अधीक्षक हैं तो सेवा में पुलिस अधीक्षक, और फिर उनका पद, कहाँ के वो प्रधानाध्यापक हैं, किस क्षेत्र के वो अधीक्षक हैं, या मुखिया तो किस क्षेत्र के हैं, किस गांव के हैं, नहीं। तो ये खाली आपका प्रारूप वही रहेगा, खाली नाम और पद बदल जाएगा। फिर विषय किस में आप लिख रहे हैं, किस चीज़ के लिए आवेदन लिख रहे हैं, तो विषय लिखकर खाली विषय बदलेगा, नहीं। और उसके बाद महाशय, सविनय निवेदन है कि, इस तरह से हम लिखते हैं। फिर जो टॉपिक है हमारा, जो विषय वस्तु है आवेदन का, वो हम लिखते हैं, नहीं। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ निभानी होती है इसमें। लास्ट में फिर अपना परिचय, और साइड में क्या कहते हैं, बाएं साइड हम दिनांक लिखते हैं। और व्यवहारिक पत्र जो होता है तो वो हमारे रिश्तेदारों को होता है, तो उसमें हम कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभाते। इसको क्या कहा जाता है, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ संबोधन करते हैं और कुशल क्षेम पूछकर, यानी कुशलता पूछकर, फिर हम आगे का जो मतलब जो विषय है पत्र लिखने का, उसको हम लिखते हैं। और अंत में फिर अपना लिखते हैं अपने बारे में कि मैं कौन पत्र लिखने वाला कौन है। और व्यवहारिक पत्र में ऊपर में ही आपको एक छोटा सा नियम है कि स्थान कहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं और कौन से तिथि में लिख रहे हैं, कौन से डेट में लिख रहे हैं, वो देना होता है, ठीक है। तो यहाँ और दूसरा है अथवा करके, या तो पत्र आएगा व्यवहारिक पत्र में रिश्तेदारों को लिखने, या फिर आपको अपने उच्चाधिकारी को लिखने, जिसमें प्रधानाध्यापक, मुखिया, सरपंच, नगर निगम अधिकारी, पुलिस अधीक्षक कोई भी आ जाए, प्रारूप एक ही जैसा रहेगा। और दूसरा आता है अथवा करके, या तो आपको पत्र लिखना है या तो आपको संवाद लिखना है, कोई एक ही लिखना है। तो जिसमें आपको अच्छे से लगे कि मैं इसमें लिख सकता हूँ, तो उसी को चुनिएगा। और हिंदी में हिंदी शब्दों का ही प्रयोग हो, इसका खास ध्यान रखना है। अंग्रेजी के शब्द या उर्दू के शब्द या अन्य भाषाओं के शब्द कम लगाना है उसको। हिंदी में उसका प्रयोग हो रहा है तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरी भाषाओं में नहीं लिख सकते हैं, नहीं। उर्दू का उर्दू में लिख दिए हम, इंग्लिश में लिख दिए हम, GLAS ग्लास, SCHOOL स्कूल, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं अब
वो भी प्रारूप दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखने। किसको लिखना है? प्रधानाध्यापक को। और विषय वस्तु क्या है? अनुपस्थिति दंड माफ करने के संबंध में। दो चीज ध्यान देना है, किसको लिखना है और विषय क्या है, क्योंकि आपको औपचारिकतावश वो लिखना होता है। तो पहले हम ये देख लिए, अब इसका आप प्रारूप देखिए कि किस तरह से इसको लिखना है। नॉर्मली आपको आता ही है क्योंकि आप टर्मिनल भी दिए हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि किन शब्दों का प्रयोग करना है मुझे। ठीक है बेटा, उसका खास ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए, सेवा में श्री प्रधानाचार्य महोदय तो या प्रधानाचार्य डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब जहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, आप जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं तो उसी प्रधानाध्यापक को लिखिएगा। तो आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, कहाँ से? द्वारा वर्ग शिक्षक, ये तरीका है। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने विषय यहाँ पर नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन आपको विषय देना होगा। ठीक है, विषय अनुपस्थिति दंड माफ करने के संबंध में, ये क्लियर करना होगा आपको। यहाँ पर शायद छूट गया है, ये मैं निकाल के आई हूँ साइड से, तो यहाँ पर ये छूटा हुआ है। तो यहाँ पर आपको विषय निश्चित रूप से लिखना है, विषय अनुपस्थिति दंड माफ करने के संबंध में। अब महाशय, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पंक्ति नहीं दी गई है, लेकिन आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। ये तो मैं ऐसे ही प्रारूप में दिखा दिया मैंने आपको। आपको क्या दिखाना है, एक पंक्ति याद कर लीजिए। आप किसी को आवेदन करते हैं, मतलब कि आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक लाइन यहाँ पर शुरुआत में जोड़ लीजिएगा, सविनय निवेदन है कि, निश्चित रूप से, एकदम निश्चित रूप से इस चीज़ को जोड़ लीजिएगा। तब कहिएगा मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। नहीं, और उसके बाद आपको वर्ग भी लिखना है, अपना रोल नंबर भी लिखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कारण, कोई भी कारण आप लिख सकते हैं कि आप क्यों अनुपस्थित रहे। नहीं, उसके बाद लिखने के बाद आपको फिर अपना अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए उनसे क्या करना है, माफ़ी मांगना है। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितने दिन भी आप अनुपस्थित रहे, और उसके लिए जिसके लिए आपको दंड लगना था, तो उसके लिए आप उसमें नोट बताकर आप उनकी माफ़ी के लिए आप उनसे विनती करेंगे। श्रीमान से प्रार्थना है कि घर जाने की अनिवार्यता पर ध्यान देते हुए मेरा अनुपस्थित दंड माफ़ करने की कृपा की जाए। यानी जो विषय वस्तु है उसको स्पष्ट रूप से आपको वर्णित करना है। ठीक है, और अंतिम में आपको आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका जो नाम है, ठीक है, जो वर्ग है, जो सेक्शन है, जो रोल नंबर है, वो भी क्लियर लिखना है। और उसके दाएं साइड में आप दिनांक लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने क्या कहते हैं आवेदन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ देखिए, अथवा के रूप में है, बढ़ती हुई महंगाई के विषय पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें। ठीक है, अब यह प्रारूप भी आप देख लीजिए। संवाद क्या होता है? 2 व्यक्तियों के बीच की गई बातचीत, डायलॉग जिसको हम बोलते हैं। आपस में किसी टॉपिक पर 2 आदमियों की जो बीच बातचीत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। नहीं, आपस की बातचीत। तो आपको यहाँ क्या देखना है कि किस टॉपिक पे संवाद है। इसमें भी आपको मतलब कि अपने वाक्यों का, शब्दों का चयन अच्छे से करना है। फालतू की बातें नहीं करनी है कि आप में ये होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि उस विषय पर हम शॉर्ट में क्या बात करेंगे और कैसे उस बात का अंत भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ है, बढ़ती हुई महंगाई विषय पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। नहीं, तो यहाँ पर आपको 2 छात्र के रूप में 2 नाम ले लेना है। नहीं, छात्र होंगे तो कोई नाम भी होगा उसका। एक छात्र या दूसरा छात्र लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। 2 छात्रों का नाम लिख के आपको स्टार्ट करना है। किसी महंगाई पर जब हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो पहले हम क्या बोलेंगे। नहीं, इसका एक दिमाग में सेटअप करके ध्यान रख के आपको बातचीत तय शुरू करनी है। पहला बोलेगा, फिर दूसरा क्या बोलेगा, फिर दूसरा ख़त्म करेगा, तीसरा क्या मतलब फिर पहला क्या बोलेगा। इस तरह से इन शॉर्ट में एक
सुंदर भाषा का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में आपको महंगाई पे बातचीत को स्टार्ट भी करना है और फिर उसको कंक्लूजन करते हुए, लास्ट करते हुए उसको ख़त्म भी करना है। यही हमारा संवाद होता है। तो उसका भी प्रारूप मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, बढ़ती हुई महंगाई के बीच दो छात्रों के बीच संवाद। ठीक है। पात्र राहुल और अमित, कॉलेज के छात्र या विद्यालय के छात्र है तो विद्यालय के छात्र। अब स्थान आपको देना है, कहाँ भाई, कहाँ चर्चा हो रही है, दोनों में कहाँ बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है। तो ये आपको सुंदर बनाता है, आपके मतलब कोई भी क्या कहते हैं संवाद को क्या करता है, सुंदर बनाता है। तो ये आपको देना है। अब जैसे देखिए, राहुल चिंता के साथ, अरे अमित क्या हाल है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। अमित निराश होकर, यार राहुल क्या बताऊं, महंगाई ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, हर चीज़ के दाम आसमान को छू रहे हैं। अब देखिए, ये मैं प्रारूप इसलिए लेकर आई हूँ कि आप देखिए और समझिए कि किसी टॉपिक पर दो लोगों के बीच कैसे बात हो सकती है, किस रूप में हो सकती है और उसका अंत फिर कैसे होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको इसमें हेल्प मिलेगा। कोई भी टॉपिक हो, नहीं फल विक्रेता के साथ संवाद, महंगाई के लिए संवाद, नहीं बैंक अधिकारी और ग्राहक के बीच संवाद, या दो नेताओं के बीच संवाद, नागरिकों के बीच संवाद, टॉपिक कोई भी हो, आपको क्या करना है, उसका स्टार्ट कैसे करना होगा। किसी दो के बीच किसी टॉपिक पे बात होगा तो आप सोचिए कि कैसे वो स्टार्ट होगा और कैसे उसको थोड़ा सा बातचीत के बाद उसको ख़त्म भी करना है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है बेटा, आगे देख लीजिए। और फिर यहाँ पर लास्ट इस संवाद का अंत हो रहा है, नहीं इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपको लिखने का मतलब आपको एक मिल जाएगा एक व्यूज़ की कैसे किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कर लिया इसको आपने। ये आपका तीसरा प्रश्न भी, चौथा प्रश्न भी आपने देख लिया कि किस तरह से हमें कंप्लीट करना है। इसमें दो ऑप्शन रहेंगे। अब देखिए पांचवा प्रश्न का जो प्रारूप होगा हमारा, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। 10 प्रश्न दिए रहेंगे आपको और उसमें से आपको 5 ही करना है। आपने टर्मिनल में भी इसको देखा है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है आपकी तैयारी में। यहाँ आप देखिए कि हर एक टॉपिक से जितने भी पार्ट हैं, हर एक पार्ट से लगभग प्रश्न पूछा गया है। नहीं तो यहाँ पर अगर आपने सारे पार्ट को अच्छे से पढ़ा है, जैसा कि मैंने हिंट भी किया हुआ है आपको, और बार बार मैं सजेस्ट करती हूँ, आपको सलाह देती हूँ कि अपने पार्ट को अच्छे से ज़रूर पढ़ना है ताकि उसकी विषय वस्तु की आपको जानकारी हो जाए। तो यहाँ पर आप पाठ को पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक के पाठ के से प्रश्न लिए गए हैं। नहीं कुछ कुछ मुख्य आपको देखकर अंदाज़ा लगा लेना है। और इसमें जिससे 10 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ इस मॉडल प्रश्न पेपर में। और आपने प्री बोर्ड में यहाँ पर 2 बातों का मेरा खास ख्याल रखिएगा कि प्री बोर्ड के जो इस टाइप के प्रश्न हैं और अभी जो मॉडल टेस्ट पेपर के जो ये प्रश्न हैं, उसमें से आप देख लीजिए और चिन्हित कर लीजिए कि किस पार्ट से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जिस पार्ट से प्रश्न पूछे गए हैं वही आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वह कविता के पाठ हो, चाहे वह गद्य भाग के पाठ हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एकदम ट्रिक मार लीजिएगा। और उस पार्ट को आपके एग्ज़ाम, अभी आपके पास समय है तो हिंदी की तैयारी में उस पार्ट के एक एक पंक्ति को, अब आपके पास पूरा पढ़ने, अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है तब तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पूरा पार्ट नहीं पढ़ा है तो ये प्रश्न कौन कौन से पार्ट से लिए गए हैं, आपका प्री बोर्ड वाला भी और ये मॉडल टेस्ट पेपर वाला भी, उसको आपको ज़रूर अच्छे से हर एक पंक्ति पढ़ लेना है। उसकी सारी विषय वस्तु आपको जाननी है और उसमें जो संवाद हैं, अगर कहानी है तो उसमें संवाद होंगे या क्या क्या मेन घटनाक्रम हुए हैं, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इन सब प्रश्नों का, सारे प्रश्न आपके अभ्यास से हैं।
अगर आपने आपने अब यहाँ चिन्हित कर लिया, उसके बाद अगर आपने पहले से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो उस पाठ को पढ़ ही लेना है, हर एक पंक्ति को। उसके बाद जो इसके अभ्यास हैं तो मेरे चैनल पे जाकर प्रीता पहचान क्लासेस में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा बेटा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये आपके हेल्प के लिए है, मैं वीडियोज़ भी आप ही के हेल्प के लिए बनाती हूँ। नहीं, मेरे प्रमोशन की बात बहुत बाद में आती है, पहले मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो आप चैनल पे जाके उसके अभ्यास को ज़रूर देख लीजिएगा, और अन्य अभ्यासों को भी नहीं देखना। तो ये जो प्रमुख प्रश्न है उसको चिन्हित करके ज़रूर देख लीजिएगा, और ये बनाइएगा खुद से आप। ठीक है, ये अभ्यास के प्रश्न है, ये कोई बाहर का कोई नया चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बताते जाऊँ और आप उसको करते जाएँ, सॉल्यूशन करते जाएँ। तो किस तरह से उसका आंसर करना है वो आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। तो आपको उस प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंट था। अब देखिए आपका 6 नंबर प्रश्न जो होता है, 6 प्रश्न ही मुख्यतः आएंगे आपको एग्जाम में, इस बात की निश्चितता है, निश्चिंत हो जाए, एक ऐसा ही प्रश्न आएगा। इसमें देखिए एक सप्रसंग व्याख्या है और इसमें शब्द सीमा दी गई है 100 शब्दों में। इसका आपको खास ख्याल रखना है। 100 शब्दों में कहा गया है तो हमें 100 शब्दों से में ही देना है, न कम न ज़्यादा। कम तो करना ही नहीं है, ज़्यादा में 5 से 10 हो जाए तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम कोई भी एग्जामिन करता है तो आपको शब्दों को नहीं गिनता, एक अनुमान लगाता है। ठीक है, तो उतना आपको करना है। अब इसमें जो प्रश्न होते हैं ये 6 नंबर वाले में, सप्रसंग व्याख्या करिए, आशय स्पष्ट करिए, भाव स्पष्ट करिए, भाव बताइए आदि, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिए एक आपके कविता की पंक्ति ली गई है, दूसरी आपकी किसकी ली गई है, गद्य भाग की पंक्ति ली गई है। नहीं, तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को जब आप हल करिएगा तो आपको पहले उस पाठ का परिचय देना है, फिर उसके लेखक और कवि का परिचय देना है। निश्चित रूप से यहाँ पर आपने पाठ का परिचय दे दिया, फिर आपने कवि लेखक का परिचय दिया, फिर पाठ का जो मुख्य भाव है उसको बताना है कि वह पाठ किस विषय वस्तु से संदर्भित है, निश्चित रूप से। और उसके बाद इन पंक्तियों को जोड़ते हुए तब उसका अर्थ बताना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटता है एकदम से। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ जो देखिए प्रश्न है, 5 प्रश्न हैं आपके देने हैं आंसर आपको, और वो एक प्रश्न 2 नंबर का है। यहाँ पर शब्द सीमा नहीं दी गई है, नहीं दी गई है ना, लेकिन 2 नंबर का प्रश्न है तो यह प्रश्न पे भी डिपेंड करता है कि उसका आंसर कितना होगा। लेकिन इसमें भी अनर्गल बातें नहीं लिखनी है, जितना पूछा जाए उसी का आंसर करना है। या एक जिस तरह का आप क्वालिटी देख लीजिए, जैसे कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो यहाँ पठित पाठ ईर्ष्या तू ना गही मन से यह प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है, निंदा को कहा गया है। नहीं, निंदा को कहा गया। अब क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है भाई, तो उसका संदर्भ आपको देना है। तो 3 से 4 लाइन में होगा, यानी परफेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम यहाँ आते हैं। आप पाठ का परिचय देंगे, कवि लेखक का परिचय देंगे, उस पाठ का मुख्य भाव बताएंगे और फिर पंक्ति का भाव बताएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए छठा का पहला प्रश्न जो सप्रसंग व्याख्या करिए है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। निश्चित रूप से यह हौसले की उड़ान से ली गई है। नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों से असाधारण काम किया और समाज में हौसले को बढ़ाया। तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, पाठ हौसले की उड़ान से ली गई। तो आप कैसे लिखिएगा, प्रस्तुत पाठ हमारे किस लय भाग 3। अगर पाठ का नाम, ये पाठ का कौन सा पाठ है, अगर याद नहीं है तो कम से कम नाम जरूर लिखिएगा। हौसले की उड़ान से ली गई है। नहीं, और यह पाठ के अंतिम
क्या कहते हैं, छंद की अंतिम पैराग्राफ की पंक्ति है ये कि दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया। इस पाठ में क्या कहते हैं, जो साधारण क्षेत्र की जो बेटियों ने समाज में जो अपना परचम लहराया, जो मुख्य मुख्य काम किए, उसी के बारे में चर्चा है। और जिससे बेटियों में क्या होता है, समाज में बेटियों के प्रति उनका मतलब उन्होंने ये पाठ इसलिए लिखा, संकलित मतलब दिखाया है कि अगर हौसला हो तो वह बेटा है कि बेटी यह नहीं देखा जाता। और बेटियों ने भी हर क्षेत्र में परचम लहराकर इसे साबित कर दिया। नहीं तो मुख्य भाव बताया, और ये फिर पंक्ति का भाव बताना है कि सचमुच दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा अगर रखने वाली बेटियां हैं तो वह क्या कर सकती है, असाधारण रूप से वह काम को कर सकती है और समाज में हौसले को बढ़ा सकती है। दूसरे लड़कियों के लिए भी वह प्रेरणा स्रोत हो सकती है। इस तरह से आपको फिर पंक्ति का अर्थ उसी संदर्भ से जोड़कर आपको बताना है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, स्वप्रसंग व्याख्या करिए। यह आपके किस कविता से ली गई है, अगर आपको याद होगा तो यह किस कविता की पंक्तियां हैं, जरा ध्यान से देखिए आप, किस कविता की पंक्ति है। यह बच्चे की दुआ कविता से ली गई है। तो आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ किसलय भाग 3 कविता बच्चे की दुआ से ली गई है, जिसके कवि मोहम्मद इकबाल हैं। इसमें ईश्वर से बच्चों की प्रार्थना दिखाई गई है। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, और उसी क्रम में यह पंक्ति आई है। और यह कविता की अंतिम पंक्ति है, अंतिम 2 पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं कि किस किस पार्ट से ये प्रश्न है और कविता की क्या पंक्तियां हैं और कहाँ की पंक्तियां हैं। इससे आपका जो मतलब कि जो जांचने वाला होगा वह समझेगा कि आप में इसका भरपूर नॉलेज है, भरपूर ज्ञान है, और उसके प्रति आपका की जो पकड़ है बहुत मजबूत है। तो उससे ली गई है, जिसमें बच्चे दुआ करते हैं भगवान से कि हमें हर बुराई से बचाइए, हमारी मतलब क्या क्या उनसे दुआ मांगी जा रही है, क्या क्या प्रार्थना की जा रही है। इस संदर्भ में यह कविता लिखी गई है। उसी क्रम में यह कहा जा रहा है कि मेरे अल्लाह, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, बुराई से हमें बचाना, और जो नेक राह है, जो अच्छी राह है, उसी पे चलने की शक्ति मुझे प्रदान करना। नेक राह जो हो उस राह पे चलाना मुझको, यानी गलत कर्मों में मुझे मत ढकेलना। हमेशा मैं अच्छे राह पर चलूँ, नेक राह पर चलूँ, उसके लिए मुझे शक्ति देना। हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा ही करना, हे अल्लाह मेरे साथ ऐसा करना। मोहम्मद इकबाल एक मुस्लिम संप्रदाय के कवि थे और उन्होंने उसी भाषा में इस कविता का वर्णन किया है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप से ये बताना है, तो आपको फिर 1 नंबर भी नहीं कटता है। तो इस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और आशा करती हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया, जो मैंने सलाह दी, ये आपके सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे करना है उसमें आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और आप इसी तरह से बेटा अपनी तैयारी करिएगा मजबूती के साथ, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। सिर्फ हिंदी में ही नहीं, और विषयों में भी आपको जिस तरह से आपके प्रश्न के प्रारूप हैं उसी तरह से आप तैयारी करिएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।